नमस्ते। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत में मैंने मेरे पूर्व व्याख्यान में जनगणना के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया था। उस व्याख्यान का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आधुनिक जनगणना की परिभाषा क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार किसी देश अथवा देश के पूर्णतः सीमांकित भाग की किसी विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों से संबंधित जनांकिकीय, आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़ों के एकत्रित करने, संकलित करने, मूल्यांकन करने, विश्लेषण करने और प्रकाशित करने की समस्त प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी विशेष समय में किसी देश या क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या की गणना जनगणना कहलाती है। आते हैं हम कि आदेश जनसंख्या की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले जो विशेषता है वो है सर्वव्यापकता या यूनिवर्सलिटी। एक आदर्श जनगणना सर्वव्यापक होती है जिसके अंतर्गत देश की संपूर्ण जनसंख्या या प्रत्येक नागरिक की गणना उसके आयु, लिंग, व्यवसाय आदि पक्षों के आधार पर की जाती है। एक आदर्श जनगणना एक वेल डिफाइंड टेरिटरी या एक स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रशासनिक इकाई को मानकर किया जाता है, जैसे राष्ट्र, राज्य, जिला, तहसील आदि। साथ ही एक आदर्श जनगणना में साइमल्टेनियस काउंटिंग या एक साथ परिगणन किया जाता है। जनगणना में किसी देश के सभी व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एक निश्चित समय पर संकलित की जाती है। यह प्रयास किया जाता है कि संपूर्ण देश में गणना एक साथ संपन्न हो। जनगणना की अवधि कितनी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी देश विशेष की जनसंख्या का आकार क्या है तथा उसका कितना क्षेत्रफल है। जो देश क्षेत्रफल में छोटे होते हैं उनकी जनगणना एक दिन में हो जाती है, लेकिन बड़े क्षेत्रफल व जनसंख्या वाले देशों में ये अवधि 1 से 3 सप्ताह तक या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसे देशों में जनगणना की एक निश्चित तिथि को मान्य कर दिया जाता है। जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति की जनसंख्या संबंधी विशेषताओं से जुड़े आंकड़ों का संग्रह भी किया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत आंकड़ों का संग्रह या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डेटा। और प्रत्येक देश में जनगणनाएं नियमित रूप से निश्चित समयांतर पर की जाती है, यानी कि डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पर, जो हर 5 साल या हर 10 साल में हो सकता है। विश्व जनसंख्या अध्ययनों में सुविधा तथा तुलना की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि प्रत्येक देश को प्रत्येक दशक की समाप्ति अथवा उसके निकटतम वर्ष में जनगणना संपन्न कराई जानी चाहिए। जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने के पश्चात उनका संपादन तथा सूचनाओं का व्यापक रूप से प्रकाशन भी किया जाता है, यानी कि कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द कलेक्टेड डेटा। और इसके व्यापकता को ध्यान में रखते हुए जनगणना
साधारण रूप से सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होती है, यानी कि उसका एक गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप होता है और उसके लिए संबंधित सरकार को पर्याप्त धनराशि व्यय करनी होती है तथा बड़े स्तर पर संगठनात्मक प्रयास भी करने होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के सभी देशों में जनसंख्या आंकड़ों को निम्नलिखित स्तरों पर एकत्रित करने का सुझाव रखा है। भौगोलिक सूचनाएं जैसे जनगणना के समय की स्थिति अथवा निवास स्थान, परिवार संबंधी सूचनाएं जैसे परिवार की मुखिया या उनके साथ परिवार अध्यक्ष के साथ संबंध, व्यक्तिगत विशेषताएं जैसे आयु, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि, आर्थिक विशेषताएं जैसे व्यवसाय, कार्य की प्रकृति, उद्योग, सांस्कृतिक विशेषताएं जैसे वंश, राष्ट्रीयता, भाषा, जाति इत्यादि, शिक्षा संबंधी विशेषताएं जैसे साक्षरता, शिक्षा का स्तर, स्कूल में उपस्थिति और प्रजननता संबंधी सूचनाएं जैसे बच्चों की संख्या, कुल जीवित तथा कुल जन्मित। फिर हम आते हैं जनगणना संपन्न करने की विधियों के ऊपर। सामान्यतः जनगणना संबंधी आंकड़ों के संग्रह के लिए 2 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक या तात्विक उपागम, जिसे हम डिफैक्टो अप्रोच कहते हैं। इस पद्धति में जनगणना के समय उपस्थित व्यक्तियों की गणना की जाती है। इस उपागम को एक रात्रि प्रणाली या 1 नाइट सिस्टम या तिथि प्रणाली या डेट सिस्टम भी कहा जाता है। एक निर्धारित तिथि पर की जाने वाली इस जनगणना पद्धति में जनगणना 24 घंटे या 1 दिन में पूरी की जाती है। और दूसरा है वैध उपागम या डी-जूरे अप्रोच, जिस उपागम में इस उपागम के अनुसार व्यक्तियों की गणना उनके निवास स्थान पर की जाती है। इस उपागम के आधार पर जनगणना 1 दिन में संपन्न न होकर एक निश्चित समय अवधि में पूरी की जाती है। इसी कारण इसे कालावधि संगणना प्रणाली या पीरियड सिस्टम ऑफ एन्यूमरेशन भी कहा जाता है। इस उपागम में अपने निवास स्थान में अस्थायी रूप से अन्य स्थान पर चले जाने वाले व्यक्ति की गणना उसके स्थायी निवास स्थल पर ही की जाती है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जनगणना हेतु उक्त दोनों उपागमों का उपयोग संयुक्त रूप से किया जाता है। फिर प्रगणन का प्रकार कितने हैं? एक है कैनवसर विधि के जरिए, जिसके तहत प्रगणक हर घर में जाता है और घर के मुखिया या घर के किसी अन्य जानकार व्यक्ति से विवरण प्राप्त करने के बाद खुद जनगणना अनुसूची पर जवाब दर्ज करता है। और दूसरा है हाउस होल्डर विधि, जिस पद्धति के तहत प्रगणक अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक घर में जनगणना अनुसूचियां वितरित करता है और घर के मुखिया से उम्मीद किया जाता है कि अपने घर के सभी सदस्यों के लिए उन अनुसूचियों को भरे और बाद में प्रगणक जनगणना तिथि समाप्त होने के तुरंत बाद उन उत्तर अनुसूचियों को एकत्रित कर लेता है।
फिर हम आते हैं जनगणना के उपयोगिताओं के ऊपर। जनसंख्या जनगणना प्रशासनिक उद्देश्य तथा आर्थिक और सामाजिक नियोजन और शोध के लिए किसी भी स्थान या राष्ट्र के जनसंख्या आंकड़ों का प्राथमिक और बुनियादी स्रोत है। वह जनसंख्या वृद्धि के भविष्य रुझानों के अनुमान के लिए काफी मददगार भी है। जनगणना से प्राप्त आयु और लिंग वितरण के तथ्यों से जन्म और मृत्यु दर की गणना की जा सकती है। ये उन देशों के लिए उपयोगी है जहां जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अपर्याप्त है, जैसे कि भारत में। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से आर्थिक विकास के विश्लेषण भी किया जाता है। जनगणना राष्ट्र के व्यावसायिक और औद्योगिक संरचना में परिवर्तन, साक्षरता और शैक्षणिक योग्यता, जीवन स्तर और अन्य सांस्कृतिक विशेषताएं जैसे कि धर्म या भाषा संबंधित हमारे ज्ञानवर्धक भी है। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र के सीमांकन और लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में प्रतिनिधियों के आवंटन के लिए भी किया जाता है। जनगणना आंकड़ों की मदद से वर्तमान और भविष्य के मतदाताओं की संख्या का भी अनुमान लगाया जा सकता है। पर आधुनिक जनगणनाओं का भी कई सीमाएं हैं। विल्बर जेलेंस्की महोदय का मानना है कि किसी देश का सामाजिक आर्थिक विकास के चरण और उसकी जनगणना की गुणवत्ता के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। उनके अनुसार तकनीकी विकास में अपेक्षाकृत निम्न स्तर वाले देशों को अज्ञानता, संदेह, शत्रुता आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे जनगणना के कार्य काफी कठिन हो जाते हैं। इन समाजों में समय की समझ पर्याप्त रूप से विकसित न होने पर वहां पर प्राप्त आयु संबंधित आंकड़े कम विश्वसनीय हैं। इन देशों को कई प्रशासनिक समस्याएं जैसे धन और कर्मियों की कमी जैसे मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। आबादीपूर्ण कई ऐसे क्षेत्र भी फिर होते हैं जो काफी दुर्गम है और जो जनगणना प्रगणकों के लिए कठिनाई उत्पन्न करता है। किसी भी देश के अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लगातार सीमा संशोधनों और परिवर्तनों से भी जनगणना प्रगणकों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होते हैं। जनगणना प्रगणन और आंकड़ों की प्रकाशन के बीच फिर एक व्यापक समय अंतराल हो सकता है। अगर उन्नत देशों को देखा जाए जहां पर पर्याप्त धन उपलब्ध है, वहां पर हम जनांकीविद और सांख्यिकीविदों की सेवाओं का लाभ जनगणना संचालन हेतु ले सकते हैं। पर कम विकसित देशों में जहां धनराशि की कमी है और गणना का कार्य भी व्यापक है, वहां पर गणन की जिम्मेदारी हमेशा ये देखा गया है कि कम प्रशिक्षित सरकारी अधिकारियों को सौंपी जाती है।
धन्यवाद।